चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में थोड़ा सा चॉपी लास्ट आवर में आकर होता हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ पे फर्स्ट हाफ में मार्केट रेंज बाउंड था, 12-1 बजे तक तो इनफैक्ट बिल्कुल सीमित दायरे में ही कामकाज कर रहा था, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर बिकवाली गहराई और दिन के निचले स्तरों के आसपास जाके इंडेक्स बंद हुआ। करीब 3/4% का फॉल इंडेक्स में, 129 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। करीब 500 अंकों से ज़्यादा का फॉल सेंसेक्स में रहा। निफ्टी बैंक जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव था, वो माइल्डली नेगेटिव 300 अंकों की गिरावट वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। और मिड कैप इंडेक्स जो कि फ्लैट पॉजिटिव था, वो फ्लैट टू नेगेटिव बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 124% की गिरावट वहाँ पर भी थी। तो एडवांस डिक्लाइन फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ में थोड़ा सा डिक्लाइंस की साइड ज़्यादा चले गए। करीब 1600 शेयर 1700 शेयर तेज़ी में रहे और 1900-2000 शेयर जो कि थे बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। फर्स्ट हाफ में आंकड़ा जो था वो 60-40 था और सेकेंड हाफ में आंकड़ा जो था 40-60 के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। आज मेजरली एफएमसीजी, इंफ्रा, मीडिया, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ प्रेशर था। आईटी जहाँ थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही थी। आज सेलेक्टिव बाइंग थी रियल स्टेट में, इनफैक्ट मैक्रोटेक, ये लगातार तीसरा दिन जबकि ये शेयर पार्टिसिपेट कर रहा था। आज फिर से एक बार अदानी समूह के शेयरों में तेज़ी है। इनफैक्ट वो न्यूज़ फ्लोज, ब्लॉक डील्स, सुप्रीम कोर्ट की खबरें, इन सबके बीच में स्टॉक तेज़ी में रहे आज। तो उसमें मेजरली अदानी इंटरप्राइजेज आज फिर एफ&ओ के टॉप गेनर में शुमार हुआ। अंबुजा एफ&ओ का टॉप गेनर था। इसके अलावा अदानी पोर्ट, विल्मर, ट्रांस, टोटल, ये सब कैश के स्टॉक्स जो थे वो तेज़ी में सर्किट के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा हैवी वेट्स में बैकफुट पे थे आज बैंक्स, जिसमें कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस सभी बैकफुट पे कामकाज करते हुए दिख रहे थे। बहुत ज़्यादा कोई वहाँ पर एक्शन नहीं था। प्रेशर था सेलेक्टिव एफएमसीजी स्पेस में और बाकी एक लेकलस्टर ट्रेड ही था। इंडेक्स में बहुत कोई बड़ा एक्टिविटी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अवेटेड था, इनफैक्ट एक्सपायरी थी, तो जो जानकार थे वो मान भी रहे थे कि शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आएगी भी। एक रिस्क बीच में बना था कि 40,700 निफ्टी बैंक दिखा सकता है, लेकिन 40,700 गया नहीं और वहाँ से वापस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा। इंडेक्स के लिए जानकारों की जो रणनीति है वही है, 17,280 नीचे 17,300 बेसिकली आप ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म में। और उसके बाद ऊपर के लेवल में 17,500 मेजर रेजिस्टेंस तौर जो कल भी दिखाया इंडेक्स ने, और 17,600 दूसरा लेवल जहाँ में मेजर कॉल राइटर एक्टिव है। तो 17,280 300 के जोन्स को स्टॉप लॉस के तौर पे और ऊपर के तौर पे 17,500 17,600 जिसको आप टारगेट के तौर पे देख सकते हैं, रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं। तो ये मोटा जानकारों की एक रेंज जिसको वो मान रहे हैं। न्यूज़ फ्लोज में आज मैक्रोटेक में तो मूव था ही, वो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के दम पर। इसके अलावा जो मूव आ रहा था उसमें नायका, ऐसी बज़ है कि वो एक कोई एनालिस्ट मीट है उससे ठीक पहले तेज़ी देखने को मिली वहाँ पर भी। अदरवाइज़ तो कोई बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लोज था नहीं। थोड़े बहुत सिलेक्टिव प्राइस हाइक, थोड़े बहुत सिलेक्टिव ऑर्डर्स जिनका इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इन टोटल मार्केट आज रेंज बाउंड, सीमित दायरा और डे लो के आसपास जाके कहीं क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और कुछ सवालों को शामिल कर लेता हूँ। पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड जुबिलेंट फूड, आमतौर पर सर इन दोनों पर चर्चा नहीं करता हूँ मैं। चलिए आज बात हुई है तो बज़ हैं दो, पहले तो बज़ ही आपके सामने रख देता हूँ। एक तरफ कुछ बातचीत है मार्केट में प्राइस हाइक को लेके, एक तरफ कुछ बातचीत है नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज को लेके, लेकिन दोनों बज़ है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। नंबर्स वीक थे लास्ट क्वार्टर के और नंबर्स का रिएक्शन ही बहुत स्ट्रॉन्ग आया। 950 रुपये के आसपास का दाम था और टूट के 740-730 रुपये की रेंज में पहुँच गया है। मैक्वेरी की एक रिपोर्ट है, 650 रुपये के टारगेट वो यहाँ पर दे रहे हैं। ये अब से 3-4 दिन पहले रिपोर्ट आई थी और जो जानकार हैं टेक्निकल वो मान रहे हैं कि 710-720 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर ये दोनों में से कोई भी न्यूज़ फ्लोज या बज़ नहीं आते हैं और नॉर्मल सब कुछ रहता है तो एटलीस्ट आप इट्स अ गुड टाइम टू गो। लेकिन अगर आते हैं तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे कोई कॉल लीजिएगा मीडियम टर्म वाले। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियस बात है, डीआईजी की सब्सिडरी तो कुछ कहने की भी ज़रूरत है नहीं। एंड लाइक वाइज जुबिलेंट फूड में भी दो लोअर लेवल से रनअप थोड़ा दिखा चुका है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस टारगेट दोनों तरह के हैं, नीचे 650, ऊपर 750, तो उनके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। दोनों एटलीस्ट अपने अपने सेगमेंट के लार्जर प्लेयर हैं। 75% प्रीमियम स्पेस में यूनाइटेड स्पिरिट्स कमांड करता है और 72% पिज्ज़ा स्पेस में डोमिनोज कमांड करता है। ओवरऑल QSR स्पेस में 23% मार्केट शेयर जुबिलेंट फूड का है। अनऑर्गेनाइज यहाँ पे 50% है और ऑर्गेनाइज
के केस में सबसे बड़ा प्लेयर यही है 23%, और सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो बाकी QSR कंपनियां आपको दिखाई पड़ेंगी। और लिकर में भी ओवरऑल में 35% शायद मार्केट शेयर यूनाइटेड स्पिरिट्स का है, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं। नैस्डैक इंडेक्स फंड, मिश्रा साहब इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मतलब आप 6:30 बजे हमारा योर मनी आता है, वहाँ पे जानकार इसके बारे में कई बार टिप्पणी करते हैं। इनफैक्ट 1-2 दिन पहले भी वो शो में कर रहा था, तब उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि अगर आप इंडेक्स फंड ढूंढ रहे हैं या आप विदेशी बाज़ारों में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो शायद पराग पारिक और मोतीलाल ओसवाल के 2 फंड उन्होंने बताए थे जिनको आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, मैं इसके लिए ठीक एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। इंडिया में IT कंपनियों पे आप बेट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है, यू हैव ऑल द लीडर्स, बेटर लीडर्स में कल के लिए तो टेक महिंद्रा को अवॉइड करिए। कल उनकी एक इन्वेस्टर मीट है 3 तारीख को, उसके बाद जो आउटकम आए उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। वहाँ पे ब्रोकर हाउस के व्यूज़ भी आ ही जाएंगे उसके बाद। बाकी HCL, इन्फोसिस, TCS, ये तो ऑब्वियसली बात है, दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस। L&T टेक, L&T माइंडट्री, अकॉर्डिंगली इनके प्राइस एडजस्ट हो सकते हैं, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्राइस कभी नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, आप कॉल ले सकते हैं उसके हिसाब से। बेस्ट लीडर्स में आप जाना चाहते हो तो TCS, इन्फोसिस आर द बेस्ट। हीरो मोटोकॉर्प से बेटर सर इन केस आप बजाज ऑटो को देख सकते हैं शर्मा साहब, क्योंकि ये नीचे करेक्शन मिल भी रहा है और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी करीब 300 रुपया, तो 4% के आसपास शायद बैटरी होगी यील्ड भी 130-140 रुपये पर। तो उसको एक बार को देख सकते हैं फिर भी कंपेरेटिवली। एटलीस्ट अगर वो प्राइस नहीं मिलेगा तो डिविडेंड तो मिल ही जाएगा अगर आप 2 व्हीलर स्पेस में जाना चाह रहे हैं तो। क्योंकि TVS में बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है, हीरो चला नहीं हो पता लगा, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं चलता है कुछ समय तक तो बजाज तो एक ऑप्शन रहेगा ना जो आपको डिविडेंड दे सकता है। इक्विटी भी छोटी उसकी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कॉल में उसको। सर सुबेक्स के केस में मैं क्या ही बोलूँ पटेल साहब, अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है अगर आपके पास है भी तो भी। मेजरली कैश, मतलब जितने भी प्रमोटर होल्डिंग जिनकी लिमिटेड है, निल साइड पर है, और पब्लिक होल्डिंग जिनकी मेजर साइड पर है, वो ज़्यादातर सभी स्टॉक अभी साल के लोस बना रहे हैं। आप चाहे 3i देख लीजिए, चाहे सुबेक्स देख लीजिए, चाहे वोडाफोन जैसी कंपनियां देख लीजिए जिनकी प्रमोटर होल्डिंग कम है। चलिए वोडाफोन में प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं है, लेकिन जिनकी पब्लिक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, पब्लिक पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो मेजरली साल के लोस के आसपास पहुँच रहे हैं और सुबेक्स उसी में आता है। तो नंबर भी लास्ट क्वार्टर के वीक थे इनके। सो कॉल आप उसके हिसाब से लीजिए, तेज़ी मिले, लॉस कम हो, निकलिए, ज़्यादा बेटर रणनीति वही लग रही है इसमें। तो DVS केस में चना साहब कल आशीष ने एक कॉलर के जवाब में ही ये बात बोली थी शाम को कि अगर आप DVS लेना चाह रहे हैं तो 2900 का एक स्टॉप लॉस या 2850 का एक स्टॉप लॉस लेकर लॉन्ग जा सकते हैं। उनको लग रहा है कि बेस फॉर्मेशन हो चुका है, 2900 3000 के आसपास बेस बना है और ऊपर के लेवल पे 3300 और 3300 के ऊपर 3600, ये 2 वो जोन देख रहे हैं। तो एक्यूमुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे भी फार्मा में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 2020 कोविड टाइम के टाइम पर पहुंच चुके हैं और उनकी EPS वहाँ से बेटर है। इसका मतलब ये है कि उनकी अर्निंग वहाँ से अच्छी है, लेकिन दाम उस दाम पर है जो 2020 में था। मिसाल के तौर पे सनोफी है, मिसाल के तौर पे फाइज़र है, इनकी अर्निंग्स वहाँ से बेटर हुई हैं, लेकिन इनके भाव वो पहुँच गए हैं जो कि कोविड में थे। तो इसलिए भी एक अच्छा ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं। DVS का भी भाव वैसे ही सा आ रहा है, लेकिन मतलब DVS तो और नीचे था, लेकिन DVS की अर्निंग भी टूटी है, तो इसलिए DVS को नहीं कैटेगराइज कर सकते उसमें। लेकिन बहुत सारे सेलेक्टिव फार्मा जो है इस तरह से पहुंच चुके हैं। सो आप कॉल लेना चाहें तो देख सकते हैं। मतलब एटलीस्ट आशीष तो यही मान रहे थे कि आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं 2900 का स्टॉप लॉस लेके या 2850 का स्टॉप लॉस लेके। शुड आई ऐड बॉश एट दिस लेवल इन माय पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म? दास साहब देखिए, बॉश के केस में 2-3 चीज़ें हैं। पहला, इसका 28,000 के आसपास का बायबैक प्राइस था, उसके वजह से 13,000 के लेवल्स पे दिखाए थे, वहाँ से घूम घाम के भी शायद 23-24,000 रुपये की रेंज में पहुँच गया। एक तो इक्विटी वाइज तो बहुत छोटा है, 75% प्रमोटर होल्डिंग है और ये बहुत सालों से ही है, आज से नहीं है। मल्टीनेशनल जाइंट है, ग्लोबली सिर्फ इंडिया में लिस्टेड है, कहीं और लिस्टेड नहीं है। तो कोई भी ग्लोबल एक्शन होगा तो उसका इम्पैक्ट आपको इंडिया पे ही देखने को मिलेगा। मदरसन जैसा बड़ा क्लाइंटेल इनके पास भी है और कंज्यूमर ड्यूरेबल आर्म इनकी है। ग्लोबली कंपनी मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब फाइनेस्ट कंपनीज हैं। लेकिन स्टॉक थोड़ा स्लो चलता है, टिकट साइज़ बड़ा है, F&O का स्टॉक था, तो अब इसलिए भी इसमें थोड़ा धीरे धीरे मूव आया था विद टाइम। अब तो ठीक है, मतलब फंडामेंटल में तो कोई सवाल नहीं है इसके, लेकिन टिकट साइज़ बड़ा है तो थोड़ा भाव ऊपर नीचे बहुत तेज होगा जब भी होगा।
अगर आपका एंसिलरी में आप एंटर करना चाहते हैं, क्वालिटी एंसिलरी में, तो बॉश इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंसिलरी कंपनी, तो आप देख सकते हो उसके हिसाब से। बट आपका टाइम फ्रेम ऑब्वियसली बात है बहुत लंबा होना चाहिए। ब्रोकर हाउस से टारगेट 32,000 तक के हैं इसमें। बाकी नंबर्स पे और धीरे धीरे कंपनी की ऑर्डर बुक जो है, ऑर्डर इन्फ्लोज जो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट क्वालिटी वाइज एटलीस्ट कंपनी में कोई कंसर्न नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1100 मिश्रा था, इसमें करने की ज़रूरत क्या है, बैठे रहिए आराम से आप। मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज को आपने चुना है, देश की सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, और उसको भी आप होल्ड कर रहे हो 1100 के दाम से। आज अभी 2400 है आपका दाम से, तो ऑलरेडी ऊपर है, 2200-2300 रुपये दाम चल रहा है, तो आपके दाम से तो ऑलरेडी डबल है। सो मतलब कोई, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत ही क्या है इसके अंदर, फिर कुछ भी डिविडेंड भी आ रहा होगा। और अगर आप कोविड से होल्ड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से नहीं, इसमें बोनस से पहले आ चुका है, तो बेटर यही कि आप एटलीस्ट अभी तो होल्ड ही करें, क्योंकि ब्रोकर हाउस तो अभी भी 3200 के टारगेट दे रहे हैं। नंबर्स भी अच्छे ही थे, लास्ट क्वार्टर के नंबर अगर फ्लैट भी साइड पे भी काउंट कर लूँ तो भी मतलब साल के हिसाब से करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। सो उसमें भी कोई डाउट नहीं दिख रहा है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट ही पूरा नीचे है, तो लार्ज कैप भी नीचे है, तो जो कंपनी क्वालिटी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट है, बेस्ट है इंडिया की, उनमें तो आपको पोजीशंस छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं बनती। उनमें आप पोजीशंस ऐड कर सकते हो, लेकिन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप एक और इंटरेस्टिंग नंबर आपके सामने रख देता हूँ कि देश का सबसे बड़ा इंश्योरर LIC भी रिलायंस में ही करीब 4.5% स्टेक ओन करता है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेक ऑफ रिलायंस ऑफ LIC इन एनी कंपनी। तो करीब 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी वैल्यू बैठती है। तो इतना बड़ा स्टेक जब वो रख सकते हैं तो आप तो रख ही सकते हो, और वो भी इस क्वालिटी दाम पर। डिस्क्लेमर भी है कि चैनल का जो प्रभुत्व और प्रबंधन है वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। ओके, सिल्वर के बारे में सुनील सर मैं नहीं बता सकता, इसके लिए आपको कमोडिटीज़ के शोज़ में ही देखना पड़ेगा। 11:30 और 4:30 उसके टाइमिंग है, आप उनको देख लीजिए, ज़्यादा बेटर आपको आइडिया लग पाएगा। मैं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दे पाऊँगा। ओके, इसके अलावा MCX में सर अभी 2 न्यूज़ फ्लोज नेगेटिव थे जाट साहब। एक तो इनका जो NSE को नए क्रूड फ्यूचर्स को लॉन्च करने की मंजूरी मिली है, वो इसके लिए नेगेटिव है कि एक नया कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा तो मार्जिन हिट होंगे थोड़े बहुत उस पर। और दूसरा, इनके ऊपर कुछ पेनल्टी भी लगी है। तो ये 2 न्यूज़ फ्लोज के दम पे थोड़ा टूटा है। ये बेसिकली बहुत हाईली स्पेक्यूलेटिव और बहुत हाईली ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स, मतलब पसंदीदा लोगों का स्टॉक है। सो अगर आप ट्रेडर हैं तो इट्स गुड, इट्स अ डिलाइट फॉर यू। लेकिन अगर आप ट्रेडर नहीं हैं तो इन्वेस्टर के तौर पे इंस्टेड आप BSE देख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट डिविडेंड यील्ड उसकी अच्छी हो जाती है नीचे के लेवल पर। सो ऐसे आप कॉल लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। BHEL केस में मलिक साहब वैसे तो 88 का जोन है। आज ही गाबा सर से मैंने राय ली थी, 69 पे BHEL जब चला था तब उनसे पहली राय ली थी, तो उन्होंने 72, 75, 78, 80 ये 4 टारगेट रखे थे। 2 अचीव हो चुके हैं, 75 और 72। तो 78 और 80 2 टारगेट और बचे हैं जो उनको लगता है कि अचीवेबल है, लेकिन साइडवेज होने के बाद अचीवेबल है। अब रही बात ऑर्डर की, तो ऑर्डर अभी तक नंबर में कहीं नहीं है। ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर कितना का है, क्या मार्जिन है, क्या उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। टीटागढ़ का जो कंपनी है उन्होंने बहुत बुलिश कमेंट्री दी है उसी ऑर्डर के ऊपर, वंदे भारत पर, और उनकी एक्सपेंशन प्लान ही बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ऑर्डर का पूरा क्वांटम कितना BHEL के पास आ रहा है, क्या मार्जिन उस ऑर्डर के अंदर है, कितना वो टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत क्रूशली वॉच करनी पड़ेगी अनटिल अनलेस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे अगर आप सोच रहे हैं तो। लेकिन टेक्निकली भी आपको राय दे दी कि किन लेवल्स को आप ध्यान रखेंगे और कौन कौन से ट्रिगर हैं जो इसके लिए काम कर सकते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 791, पटेल साहब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के केस में 2 कंपनी तो लोअर लेवल से करीब 50 to 54% चल चुकी है। ट्रिगर भी अच्छे थे, वो रिलायंस के साथ एक टाई अप किया, और अदरवाइज भी इसकी मैनेजमेंट से भी मैं मिला 2-3 बारी, और मेजरली उन्होंने ये बात मेंशन की कि वो EV स्पेस पे तो काम कर ही रहे हैं, EV बसेस के साथ EV ट्रक्स पे काम कर रहे हैं, और अब वो हाइड्रोजन ट्रक्स पे भी काम कर रहे हैं। सो एक्सपेंशन प्लान अच्छे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ उन्हें बस के ऑर्डर्स मिले हैं, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कई बसेस के लिए और बैटरी ऑपरेटेड बसेस के लिए वो ऑलरेडी उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। सो 2 सिचुएशन ठीक है सो फार, लेकिन स्टॉक ने ईयर लो हिट क्यों किया रिसेंटली, इसका कुछ आइडिया लगा नहीं। सो वेट एंड वॉच इज़ द बेटर ऑप्शन। आप नंबर्स को देखिए,
और कॉल लीजिए, उसके हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो टाइप्स हैं वो टाइप्स एग्जीक्यूशन में भी आ रहे हैं, तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। वैसे ये कंपनी मेघा इंजीनियरिंग वालों की है, इसका मैनेजमेंट चेंज हो गया पहले कंपैरिजन में, और मेघा इंजीनियरिंग के आने के बाद चीज़ें बेटर हुई हैं इनकी। मेघा इंजीनियरिंग साउथ के कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे भी कामकाज कर रही है। तो आप वैसे तो भी वेट एंड वॉच ही रखिए, बाकी देखते हैं कैसे गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स आते हैं, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। कोई ब्रोकर इसको कवर नहीं करते हैं, ये भी बता दूं। ओके, ट्राइडेंट पे वसीम सर कल ही किसी ने कॉल दी थी, आशीष ने ही कल कॉल दी थी, वो कॉलर शो में एक सवाल आया था। 32 रुपये पे उनकी खरीद थी, आपकी मुझे नहीं पता किस भाव पे खरीद है, लेकिन उनके हिसाब से राय थी कि ऑलरेडी जो सेल ऑफ है वो डन है। सो 30-32 के रेंज में अगर आप हैं तो वेट कर लीजिए, मोमेंटम आए तो आप निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी तेज़ी वाला है, बहुत बड़ा कोई मल्टी बैगर बनने वाला इस उम्मीद में मत रहिए कि ये 7 रुपये का शेयर है जो आपको 60 रुपये दिखा के नीचे आया, 7 to 60, क्योंकि कोविड टाइम पे 7 आ गया था स्प्लिट के बाद, उसके बाद भागा एक तरफ और 60 आ गया, उसके बाद ये दाम आया ट्रैप होने के बाद। तो ज़रा देख संभल के इसमें आगे के लिए कॉल लीजिएगा, लेकिन तेज़ी मिले तो बेटर रहेगी। थोड़ी पोजीशन हल्की तो एटलीस्ट कर लिए, कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। IB रियल और स्पेंसर होल्ड कर सकते हैं क्या? सर निक सर, ये मतलब सरप्राइज ही रहे हैं मेरे लिए भी, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, बट स्टिल आप, क्योंकि ऑलरेडी इतना दाम नीचे आ गया है तो आप क्या ही बेचोगे। बेटर यही है कि आप वेट एंड वॉच मोड पे रखो, और कोई भी तेज़ी मिलती रहे, अच्छी खबर आए तो आप निकल जाओ। स्पेंसर तो फिर भी एक बार को वो रिसेंटली इन्होंने एक्सपैंड किया था तो शेयर चला था, 70-72 तक गया था, लेकिन इंडिया बुल्स तो और गए गजरी सिचुएशन में है। तो इंडिया बुल्स में तो आपको तेज़ी मिले इमीडिएटली उसको निकलने की कोशिश करिएगा। स्पेंसर को एक बार को आप फिर भी होल्ड कर सकते हो, एटलीस्ट नंबर थोड़े कंसिस्टेंट है, थोड़े संभल रहे हैं, और मैनेजमेंट ग्रुप अच्छा है पीछे। कॉस्मो फर्स्ट, अहीर सर लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से सबड्यूड थे इनके। अभी मैनेजमेंट भी आया था, उन्होंने एक्सपेंशन प्लान रखा 2 दिन पहले, तो पहले आप उसको सुन लीजिए। 2 दिन पहले ही KYC में मैनेजमेंट गया था, नीरज जी से बात कर रहा था। तो इनकी कुछ अनलिस्टेड आर्म भी हैं जहाँ पर लॉसेस कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और ओवरऑल नंबर्स भी थोड़े सबड्यूड है। लेकिन अगर आप पैकेजिंग में जाना चाह रहे हैं तो पैकेजिंग का एक सबसे बड़ा प्लेयर जो आपको मिलेगा वो पॉलीप्लेक्स ही मिलेगा, अगर आप पैकेजिंग प्योर प्ले पैकेजिंग में जाना चाह रहे हैं तो। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट था लास्ट क्वार्टर में, एक क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ लेकिन फिर भी है। सो देख संभल कर ही इसमें कोई कॉल लीजिएगा। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए फंसने वाली चीज़ नहीं है। गुड स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट, सौरभ सर, गुड स्टॉक के मतलब होता है क्वालिटी, और क्वालिटी वो होती है जो कि हर साल 15% 20% ही ग्रोथ दे दे, मुनाफे में भी, आय में भी, और मुनाफे में दे देगी तो अपने आप ही स्टॉक चल जाएगा 15%। अब उन गुड क्वालिटी स्टॉक में पहले तो आते हैं लीडर, क्योंकि वो दे आर द बेस्ट, इसीलिए सारे इंश्योरेंस कंपनियां उसमें इन्वेस्टेड होती हैं। फिर आते हैं सेकंड बेस्ट लीडर्स, तो इसलिए मैं हमेशा लीडर और सेकंड बेस्ट लीडर बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, बाजार नहीं जानते हैं, तो वो ले लीजिए। एटलीस्ट वो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस आपकी कम हो जाएगी। सो पहली चीज़ तो वही लीडरी या गुड क्वालिटी स्टॉक ही ढूंढिए। अब रही बात कहाँ, तो कहाँ में आप ढूंढ सकते हैं सेक्टर वाइज, जहाँ पे करेक्शन है। IT में TCS चल चुका है, इन्फी चल चुका है, थोड़ा नीचे मिल जाए ऐड कर लीजिए। ज़्यादा आपको लग रहा है तो यहाँ 2-4 शेयर ले लीजिए, थोड़ा नीचे मिल जाए फिर और ऐड कर लीजिए। बैंक्स में जो लार्ज कैप्स हैं वो सबको आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करेक्ट कर, मतलब देखिए, किसी ने कल ही ये बात मुझसे बोली थी कि 20 साल पहले एक समय था जब आप शेयर ले सकते थे, और दूसरा समय आज, और वो कल भी रहेगा, क्योंकि हर रोज़ ही वो समय होता है आपके लिए। अब आप उस समय को अगले 20 साल के तौर पे देखेंगे तो आपको बेटर लगेगा, और उस समय को पिछले 20 साल के तौर पे देखेंगे तो बुरा लगेगा। सो आप वैल्यू तलाश रहे हैं तो लार्ज कैप में वैल्यू मिल जाएगी, नहीं होगी तो कुछ दिन बाद भाव अपने आप वैल्यू दिखा देगा। 3600 पे TCS में वैल्यू आपको नहीं मिल रही, आप ले लीजिए। मान लीजिए कल को 2900 आ गया तो भी तो वैल्यू और डिटरमाइन हो ही जाएगी, और आपका नज़रिया 20 साल का है तो आपकी SIP आराम से चलती रहेगी, क्या इशू है। तो कुछ टाइम बाद आपके पास नंबर ऑफ, ये भी तो समझिए ना कि जो आज 2 TCS अगर आप ले रहे हैं 6000 रुपये में, तो कल 2000 रुपये आएगा तो 3 TCS आ जाएंगे, और डिविडेंड भी मिलता है 25 रुपया 26 रुपया। तो इस टाइप का कुछ स्टफ़ उठाइए जो एटलीस्ट क्वालिटी हो, जहाँ पर मैनेजमेंट क्रेडिबल हो, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग हो, और पुरानी हिस्ट्री हो। इस तरह की कंपनियों को तलाश लीजिए। एटलीस्ट इस तरह के फॉल में फिर घबराएंगे नहीं, जैसा अभी के फॉल्स में यूजुअली रिटेल निवेशक घबरा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते, या तो लीडर लीजिए और सेफ रहिए, या नॉन लीडर लेके रिस्क वाले स्टॉक लेके आप रिस्की ट्रेड रखिए और उतार चढ़ाव देखिए। तो अकॉर्डिंगली कॉल आपको ही लेनी है। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी शुक्रवार के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।